हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में आगे का। हम लोग क्या देख रहे थे, पिछली क्लास में देखे थे उसके संक्रमण तत्वों की गुणों में समानताएं। इसी में आज आगे देखेंगे 8वां नंबर का, जो है प्रामाणिक इलेक्ट्रोड विभव तथा रासायनिक क्रियाशीलता। तो इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हम लोग विद्युत रसायन या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पहले देख चुके हैं। आज इसमें देखना है कि जो संक्रमण तत्व हैं उनके लिए प्रामाणिक इलेक्ट्रोड विभव तथा रासायनिक क्रियाशीलता। तो किसी भी जो यौगिक है उसका स्थायी होगा कि नहीं, इस स्थायित्व को निर्धारित करने के लिए जो आयनन एंथैल्पी का मान निकालते हैं। अगर आयनन एंथैल्पी का मान जो है उसके आधार पर भी स्थायित्व को बता सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और जो कारक रहते हैं या कुछ और जो अन्य फैक्टर हैं उनको जानना जरूरी रहता है, जैसे कि जालक ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। इन सब के बारे में जानकारी होने पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी यौगिक का या फिर तत्व का स्थायित्व के बारे में जान सकते हैं। तो किसी भी धातु को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एम मेटल के रूप में प्रदर्शित करेंगे। और शुरू में ये क्या रहता है, सॉलिड स्टेट में रहेगा, माने कि ठोस अवस्था में रहेगा। ठोस अवस्था में रहता है, उसको क्या करेंगे, अगर हम लोग विलयन बनाएंगे तो विलयन में क्या हो जाएगा, जलीय विलयन के रूप में, आयन के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे जो मेटल ठोस रूप में था ये क्या हो जाएगा, M+ के एक्वा सॉल्यूशन या फिर जलीय विलयन के रूप में आएगा। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। उस एंथैल्पी परिवर्तन को किससे दर्शाएंगे, डेल H से दर्शाएंगे। और जो टोटल एंथैल्पी परिवर्तन है उसको क्या करेंगे, डेल H माने कि टोटल से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए माने कि जो धातु ठोस अवस्था में है इसको जब जलीय विलयन वाले आयन अवस्था में लाएंगे तो वहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान होता है ऋणात्मक में आएगा, या फिर ये हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू या फिर ऋणात्मक मान इसका मिलता है। तो यहाँ पे जो डेल H टोटल है, ये वाला रिएक्शन एक ही स्टेप में हुआ है, माने कि डायरेक्ट क्या हो गया है, जलीय विलयन को दर्शाया गया है यहाँ पे। तो डेल H टोटल पूरे प्रक्रम के लिए एक स्टेप में जो हो रहा है उसके लिए नेगेटिव होगा। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप होता है, एक ही स्टेप में नहीं होता है। माने ये धातु है, ठोस रूप में है, तो पहले क्या करेंगे, इसको गैस रूप में लाएंगे, फिर आणिक रूप में लाएंगे, फिर आणिक से फिर क्या करेंगे, जलीय विलयन के रूप में लाएंगे। तो ये जो स्टेप है ये, इसको अगर फर्स्ट स्टेप में ये हो जा रहा है, इसी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ये 3 स्टेप में इस प्रकार से होता है। सबसे पहले ये वाला जो धातु है MS, इसको यहाँ पे लिए हैं सॉलिड रूप में मेटल को। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ठोस रूप में था धातु वो गैस रूप में आएगा। तो ठोस को जब गैस में बदलते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एंथैल्पी परिवर्तन होगा यहाँ पर भी। तो जब ठोस को गैस में लाएंगे तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे डेल H सब्लिमेशन, या फिर डेल H किसकी, जो है ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी। देखो ठोस से सीधे गैस में आ रहा है, द्रव में नहीं आकर के सीधे गैस में आया है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी या फिर डेल H सब्लिमेशन। ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ का जो गैस रूप में बना है मेटल, ये सेकंड स्टेप में ये देखो धातु के रूप में है, गैसीय धातु है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल करके आणिक रूप में आ जाएगा। तो Mg से क्या बनेगा, M+G बनेगा। एक तो प्लस चार्ज आया, माने कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा एंथैल्पी उसको क्या बोलेंगे,
आयनन एंथैल्पी या फिर इंग्लिश में आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जो सेकेंड स्टेप है उसमें कौन सा एंथैल्पी लगेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे लगता है, जो कि सॉलिड जो गैस वाले जो धातु रहेगा उसको क्या करेगा, आयनिक वाले धातु में परिवर्तित करेगा। अब यहाँ पे गैस रूप में है तो इसको हमको क्या मिलना है, प्रोडक्ट यहाँ पे जो मिलेगा वो तो स्पष्ट है, एक्वा सॉल्यूशन के रूप में आना है। तो जो गैस है इसको क्या करेंगे, जल में घोल करके उसका जलीय विलयन या फिर एक्वा सॉल्यूशन इसका बनाएंगे। तो यहाँ पे M प्लस जो G है तीसरे स्टेप में क्या होगा, M प्लस AQ या फिर जो गैसीय अवस्था था उसको हट करके जलीय विलयन अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पे जो तीसरा स्टेप लागू होगा और तीसरे स्टेप में जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, यहाँ पे गैस से जलीय विलयन बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन की एंथैल्पी या फिर जलयोजन की एंथैल्पी। तो इसको क्या लिखेंगे, डेल H हाइड्रेशन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो एक स्टेप में हुआ था इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ दर्शाया गया है, ये वाला जो हमारा बड़ा वाला एक स्टेप था, और इसके लिए डेल H जो टोटल था यही है। अगर ये स्टेप बाय स्टेप होगा तो इस प्रकार से 3 स्टेप में यहाँ तक पहुँचता है। तो यहाँ पे जो डेल H टोटल बराबर क्या हो जाएगा, डेल H सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डेल H हाइड्रेशन। तो इन तीनों के योग के बराबर क्या हो जाएगा, डेल H टोटल का मान यहाँ पे होता है। तो जो है यहाँ विलायकन ऊर्जा या फिर डेल H हाइड्रेशन का जो मान है यहाँ पे, इसका मान उच्च ऋणात्मक मान यहाँ पे आवश्यक रहता है। माने इसका मान क्या होना चाहिए, उच्च मात्रा में ऋणात्मक होना चाहिए। अब यहाँ पे E0 का मान जितना कम होगा, E0 का मान क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। जो इलेक्ट्रोड विभव पहले हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान यहाँ पे देखेंगे तो E0 का मान जितना कम होता है जलीय विलयन में ऑक्सीकरण अवस्था उतनी ही स्थायी पाई जाएगी। इसके लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रोड विभव का मान देखते हैं तो जैसे हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन में पढ़े थे, N प्लस है तो ये क्या करेगा, प्लस N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, M धातु का निर्माण करता है। N प्लस है तो N इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, M धातु का निर्माण करेगा और ये जो धातु है ये सॉलिड अवस्था में आ जाता है। तो इसको लिखने के लिए कैसे लिखते थे हम लोग, M N प्लस और क्या लिखते थे, M, इस प्रकार से इसको दर्शाते थे। तो यहाँ पे अगर N के जगह में एक ठो प्लस होगा तो ये केवल M प्लस M हो जाएगा, 2 ठो प्लस होगा तो क्या होगा, M2 प्लस M हो जाएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो। और अगर ये 3 हुआ तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके M3 प्लस से M में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके लिए क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, इन सब के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, M2 प्लस और M2 प्लस और M का मान यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, उसको आप लोग देख लेना। और इसका मान किस में आएगा, बोल्ट में, और यह मान क्या होगा, E0 का मान रहेगा, माने कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान रहता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो M2 प्लस है और M के मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्रमिकता या फिर उसका ट्रेंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आंकड़े यहाँ पे दिया हुआ है उसके मान को अगर देखेंगे तो पता चलता है कि जो E0 का मान है डी ब्लॉक के लिए उसमें किसी भी प्रकार का क्रम नहीं पाया जाता है, माने क्रमिकता नहीं पाया जाएगा। इस कारण इनका जो कुल आयनन रहता है डी ब्लॉक के तत्वों का, वह ऊर्ध्वपातन जो ऊर्जा रहेगा, सब्लिमेशन ऑफ
सब्लिमेशन जो ऊर्जा रहेगा या फिर ऊर्ध्वपातन ऊर्जा रहेगा उसमें अनियमित परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो अगर पहले वाले आयनन एंथैल्पी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, IE1 हो जाएगा। अगर इसको फर्स्ट के लिए देखेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो क्या होगा, IE1 हो जाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन जब दान करेगा तो क्या हो जाएगा, IE2 हो जाएगा। माने प्रथम आयनन एंथैल्पी और द्वितीय आयनन एंथैल्पी, इसको दोनों के योग के बराबर क्या हो जाएगा, आयनन एंथैल्पी का मान होगा। तो जब M2+ के लिए देखेंगे तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन जब दान करेगा तो IE1 काम करेगा, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और 2+ आयन बनाएगा तो क्या होगा, IE2 यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे सब्लिमेशन के लिए क्या होगा, डेल एच सब्लिमेशन ही होगा, और इसका मान 1 और 2 के योग के बराबर होता है, +2 के लिए ना। समूह 2 जो है, माने ग्रुप 2, किसमें, पीरियोडिक टेबल में, उसमें क्षारीय मृदा तत्व के जो धातु रहेंगे उनके लिए E0 का मान संक्रमण तत्वों के E0 के मान से क्या होगा, कम पाया जाएगा। इस कारण जो आयनन ऊर्जा और परमाणुविक ऊर्जा का जो मान है वह अत्यधिक मान पाया जाता है। 3D के जो समूह के तत्व हैं उनमें सभी जो संक्रमण तत्व है 3D में, उन सब में अगर हम लोग कॉपर को देखेंगे, Cu कॉपर को, तो उसमें क्या होगा, मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक पाया जाएगा, और वह कितना होता है, 0.34 वोल्ट के बराबर रहता है। इसका कारण यह होता है कि जो जलीय विलयन में जो कॉपर है, कॉपर को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, Cu से। तो यह है Cu, तो जलीय विलयन में जो है Cu2+ के रूप में कॉपर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर Cu2+ बनेगा तो 3D का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलना पड़ेगा। देखो कॉपर का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 3D 10 और 4s1 रहता है, तो Cu1+ तो ये आसानी से बन जाएगा इसको दान करके, लेकिन दूसरा 2+ बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 3D के दूसरा इलेक्ट्रॉन को, 3D का 10वां इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। तो ये पूर्ण रूप से स्थायी विन्यास है 3D10, तो यह 2+ बनाना नहीं चाहता है, जिसके कारण ये क्या करेगा, Cu2+ के रूप में जो है वह आयनों के रूप में नहीं बनना चाहता है, और अपचयित होकर के फिर से क्या बनना चाहता है, कॉपर के रूप में बनना चाहता है। और कॉपर में जो आयनन ऊर्जा और परमाणुविक ऊर्जा या फिर ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा का जो योग है वह जलयोजन ऊर्जा के मान से अधिक पाया जाता है, जिसके कारण जो कॉपर है तनु अम्ल से क्या करेगा, क्रिया करेगा, डाइल्यूट वाला जो एसिड रहता है उससे क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर पाता है, बल्कि जो नाइट्रिक अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, इन सब अम्ल के साथ क्रिया करके यह आसानी से ऑक्सीकारक अम्लों के साथ क्रिया कर लेता है। इसी प्रकार जो है मैग्नीज, कोबाल्ट और जिंक का जो मान है E0 का, वह प्रेक्षित E0 के मान से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर जो Mn2+ है, मैग्नीज 2+ और जिंक 2+ आयन क्या होंगे, अर्धपूरित विन्यास के रूप में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होगा, अर्धपूरित विन्यास है तो स्थायी विन्यास बनाएंगे। कोबाल्ट में जो E0 का मान है उसमें कमी होता है, जिसके कारण जलयोजन ऊर्जा भी अधिक रहेगी। ये अभी हम लोग क्या देख रहे थे, Mn2+ और M का मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्रमिकता। अभी देखे हैं Mn2+ और M के लिए, अब देखेंगे M3+
और m के लिए क्या देखेंगे, E0 के मान में क्रमिकता। तो यहाँ पे जो M3+ है ये क्या करेगा, यहाँ M3+ है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे M2+ का फॉर्मेशन करेगा। 3+ है तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2+ बन जाएगा। तो इसके लिए क्या देखना है, इलेक्ट्रोड विभव के मान में क्रमिकता। तो यहाँ पे भी एक सारणी दिया गया है जिसमें स्कैंडियम 21 परमाणु क्रमांक से लेकर के जिंक का परमाणु क्रमांक है 30, यहाँ तक के लिए पूरा मान उसका दिया गया है। अब जो है मानक अपचयन विभव और क्रियाशीलता, तो इसमें स्कैंडियम के लिए E0 का मान नहीं दिया गया है इसमें सारणी में, लेकिन जो स्कैंडियम 3+ है वह क्या करेगा, उत्कृष्ट गैस के समान विन्यास प्राप्त कर लेता है। देखो स्कैंडियम में क्या रहता है, 21 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 18। तो जब 18 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो क्या करेगा, आर्गन के समान स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। और जो स्कैंडियम 2+ के रूप में वह अपचयित नहीं होना चाहता। इसी प्रकार जो मैग्नीज है, Mn मैग्नीज है, वह Mn3+ नहीं बनाना चाहता है, बल्कि Mn2+ के रूप में ही अधिक स्थायी विन्यास बनाता है, क्योंकि उसके डी में क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वहां पे पाए जाएंगे। और जो Mn2+ में जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या करेगा, अर्धपूरित विन्यास बनाएगा, जिसके कारण जो उसका ऑर्बिटल है अत्यधिक स्थायी हो जाता है। अब देखो जिंक में क्या होता है, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसके लिए भी जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है E0 का मान नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें देखेंगे तो जिंक 3+ आयन नहीं बनाता है और जिंक 2+ आयन के रूप में क्या होगा, बहुत ज्यादा स्थायी रहता है। जो जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यहाँ पे जिंक में पाया जाता है 3D 10 और 4s2। तो यहाँ पे जब जिंक 2+ आयन बनाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये पूर्ण रूप से स्थायी हो जाएगा। लेकिन जब ये 3+ बनाना चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा, 10 में से 1 इलेक्ट्रॉन को फिर दान करना पड़ेगा। तो इसलिए जिंक जो है 3+ आयन नहीं बनाता है और केवल 4s के 2 इलेक्ट्रॉन को दान करके इसमें 0 इलेक्ट्रॉन बचाता है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेगा, पूर्ण रूप से स्थायी विन्यास वाला संरचना बनाएगा। उसी प्रकार जो आयरन है उसमें Fe2+ और Fe3+ अवस्था स्थायी रहता है, क्योंकि उसमें जो है D5 विन्यास पाया जाता है। तो जो आयरन है, आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D क्या हो जाएगा, 6 और 4s2। तो जो आयरन है जब 2+ बनाएगा Fe2+, तो इन दोनों को दान करेगा, तो D में 6 इलेक्ट्रॉन बचा है। और जब Fe3+ बनाएगा तो इसमें का 1 इलेक्ट्रॉन को और दान कर देगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो जो Fe3+ है ये अर्धपूरित विन्यास बना रहा है, जिसके कारण Fe3+ क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए Fe3+ आसानी से बन जाता है। तो यह हो गया Fe3+ से क्या बनाएगा, ये Fe3+ 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना सकता है, Fe2+ बना सकते हैं, जो इसके समान है। उसके बाद दिया गया है मानक अपचयन विभव तथा क्रियाशीलता। तो उच्च आयनन विभव और
न्यूनतम जलयोजन ऊर्जा का मान, उच्च परमाणु ऊर्जा, ये तीनों मान जब किसी में रहेंगे डी ब्लॉक के तत्वों में तो क्या होता है, क्रियाशीलता का मान घट जाता है। क्या होगा, आनंद विभव का मान उच्च होगा, या फिर जलयोजन ऊर्जा का मान कम होगा, या फिर जो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा है इसका मान बहुत ज्यादा होगा। तो क्या होगा, डी ब्लॉक के तत्वों के लिए क्रियाशीलता का मान घट जाएगा। इसलिए जो संक्रमण धातु हैं वो क्या होंगे, कम क्रियाशीलता पाई जाती है। और जो तृतीय श्रेणी के क्या है, तृतीय संक्रमण श्रेणी में जो पाया जाता है आर्यनम माने कि सोना, स्वर्ण और प्लेटिनम Pd, ये क्या है, उत्कृष्ट धातु है। और इन तत्वों के लिए E0 का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे, क्रियाशीलता इसमें ज्यादा पाई जाती है। इनमें जो है अपचयन होने की प्रकृति रहती है तथा जो तनु अम्ल रहेंगे डाइल्यूट एसिड, उनसे क्रिया करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे मुक्त करते हैं। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे इसके गुण में ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो ऑक्सीकरण अवस्था है इसमें संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, N-1 D 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये जो है परिवर्ती प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। माने कि किसी किसी में +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाएगी, किसी में +2 +3 +4 सब ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। यहाँ पे जो है 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, इनका क्या दिया हुआ है बुक में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था को दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग उसको खोल के देख लेना। तो जो है स्कैंडियम, स्कैंडियम में 2 ठोका बताती हूँ। यहाँ पे जो स्कैंडियम है परमाणु क्रमांक होता है 21। तो यहाँ पे 3D में 10 इलेक्ट्रॉन, 3D 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3D में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो स्कैंडियम क्या करेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा इन दोनों को, तो क्या बनाएगा, Sc2+ बनाएगा। और इन तीनों को जब दान कर देगा तो क्या बनाएगा, इधर और रहते हैं ना, 1s से स्टार्ट होगा, यहाँ पे बीच में और भर आएगा, उसके बाद लास्ट वाले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखी हूँ, आउटर ऑर्बिटल केवल को। तो जब 2+ बनाएगा तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, और स्कैंडियम जब 3+ बनाएगा Sc3+, तो ये क्या करेगा, इन तीनों इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। तो स्कैंडियम का जो टोटल ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा, +2 और यहाँ पे +3। तो 2 ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाएगा, स्कैंडियम। इसी प्रकार से जो है किसका देख लेते हैं, और निकिल का एक ठो देखते हैं। तो जो निकिल है परमाणु क्रमांक इसका क्या हो जाता है, 28। परमाणु क्रमांक 28 है। तो इसमें 1s2 से स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा, 3D में 8 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन इसका रहता है। तो जो है ये क्या करेगा, इसको भर करके देखते हैं। यह 3D में तो 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5, ये 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 4s में यहाँ पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो जो निकिल है इन दोनों इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, इन दोनों को, तो क्या बनाएगा, +2 ऑक्सीकरण अवस्था बनाएगा, माने कि निकिल +2 बनाएगा। देखो निकिल जो है 2+ जब बनाएगा तो इन दोनों को दान करेगा, और निकिल एक और क्या बनाएगा, जब 3+ ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा 3+ तो क्या होगा, इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा,
और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब क्या हुआ, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों को भी अगर दान कर देगा निकिल तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये अर्धपूरित विन्यास बना लेगा। तो इसलिए क्या करेगा, इसको भी दान कर देता है और इसको भी दान कर देगा, यहाँ से और यहाँ से। तो कितना इलेक्ट्रॉन दान किया, यहाँ का अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को रहने दे, यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन दान किया तो +2 बनाया, यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन दान किया तो +3 बन गया, 2 और 1 3। अब यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो निकिल क्या बनाएगा, +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। तो इसमें जो है अगर इसको भी दान कर देगा तो +5 हो जाएगा, लेकिन निकिल में अपवाद स्वरूप है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाया जाता है। इसलिए जो निकिल के ऑक्सीकरण अवस्था में किसको किसको दिया है, +2, +3 और +4। तो इस प्रकार से पूरा जो डी ब्लॉक के तत्व हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D का सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे क्या दिया है, ऑक्सीकरण अवस्था को बुक में दिया है, उसको आप लोग देख लोगे। और परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था किसको बोलेंगे, +2 भी दर्शाता है और बदल करके यही चीज क्या दर्शाएगा, +3 भी दर्शाएगा। देखो तीनों में निकिल ही है, लेकिन एक जगह +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा देगा किसी यौगिक में, किसी अन्य यौगिक में क्या करेगा, +3 भी दर्शा देगा, रहने के लिए निकिल ही है। और एक और यौगिक बनाएगा तो वहां पे क्या दर्शा देगा, +4। तो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं डी ब्लॉक के तत्व, इसलिए इसको कहा जाता है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। अब यहाँ पे जो पी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +2 से परिवर्तित होती है और डी ब्लॉक के तत्वों में 1 से 3 तक का ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे जो उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था है जिसमें क्या होता है, उच्चतर प्रकार का ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है, उनके स्थायित्व का रुझान। तो जो 3D के तत्व हैं उसमें हैलाइड जब बनाते हैं तो उसमें जो टाइटेनियम है, जैसे कि Ti है टाइटेनियम, यह जब हैलाइड बनाएगा तो टाइटेनियम हैलाइड के रूप में बनता है। उसी प्रकार से यह टाइटेनियम हैलाइड और वेनेडियम, क्रोमियम, यह सभी क्या बनाएंगे, हैलाइड का निर्माण करते हैं। तो जो क्रोमियम है F6 से बनाता है और वेनेडियम है F5 के रूप में बनता है। तो इस प्रकार जब हैलाइड बनाते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या होता है, मैग्नीज के बाद घटते जाता है और मैग्नीज का जो हैलाइड है Mn का +7 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं देता है, लेकिन जो मैग्नीज MnO3F इस प्रकार का यौगिक मैग्नीज बनाता है। तो फ्लोरीन जो है उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदान करता है, जिसके कारण जालक ऊर्जा का मान जो है अधिक रहेगा और उच्चतर बंध वियोजन ऊर्जा के कारण वेनेडियम और क्रोमियम के फ्लोराइड या फिर हैलाइड बनते हैं। तो ये हो गए इनका स्थायित्व। अब इसमें यहाँ तक बस पढ़ना है इसमें। उसके बाद दिया है धातुओं के ऑक्साइड। तो जैसे जो डी ब्लॉक के तत्व हैं यहाँ पे क्या बना रहा है, हैलोजन के साथ मिलकर के हैलाइड बना रहा है। उसी प्रकार से देखो एक सा की जगह में यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकता है, तो यहाँ पे हैलाइड बनाते हैं। उसी प्रकार जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड का निर्माण भी करता है। तब जब ऑक्साइड बनाएंगे तो किससे रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो उसके लिए भी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर ही ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे जो स्कैंडियम है क्या बनाएगा, Sc2O3।
जो स्कैंडियम है Ac2O3 बनाता है, इसका जब ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा -6, तो इधर जाके x प्लस 3 दूनी -6 इक्वल टू 0, तो यह 2x है, तो 2x बराबर इधर जाके क्या हो जाएगा +6 और x बराबर बटा 2 बराबर +3, तो यहाँ पे जो स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था है क्या हो जाएगा +3, तो स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में Ac2O3 बनाता है। इसी प्रकार निकिल जो है NiO जो कॉपर है वह CuO और जो जिंक है वह ZnO। इस प्रकार से बहुत सारे ऑक्साइड डी ब्लॉक में बनते हैं। इसको भी सारणी में दिया है, इसको भी देख लेना। और सबका ऑक्सीकरण अवस्था जो पहले वीडियो डाला था ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का, उसको देख करके ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे निकाल करके देखना है और प्रैक्टिस करना है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है जो मैग्नीज है Mn2O7, Mn2 और O7 की संरचना। यहाँ पे जो मैग्नीज का ऑक्साइड है Mn2O7, इसकी संरचना यहाँ पे दिया गया है। तो संरचना में जो 2 मैग्नीज है यहाँ पे केंद्रीय धातु के रूप में रहेंगे और इसमें जो है एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से दूसरा और 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से एक मैग्नीज पे जुड़ेगा और इधर भी 3 ऑक्सीजन क्या होगा डबल बॉन्ड से दूसरे मैग्नीज के साथ जुड़ता है। अब 3 3 6 ऑक्सीजन हो गया। अब जो एक ऑक्सीजन है यहाँ पे क्या रहेगा ब्रिज ऑक्सीजन के रूप में रहता है। इसको क्या बोलेंगे सेतु ऑक्सीजन भी बोलते हैं। दोनों मैग्नीज को जोड़ने के लिए ये क्या कर रहा है ब्रिज या पुल के समान या ब्रिज के समान काम करेगा, तो इसको सेतु ऑक्सीजन या फिर ब्रिज ऑक्सीजन भी कहा जाता है। यह हो गया इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पे हैलाइड और ऑक्साइड का बनना। उसके बाद जो उत्प्रेरकीय गुण है डी ब्लॉक के तत्वों का, उसको अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।